गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं। एपिसोड कौन सा, महा एपिसोड, एनसीईआरटी की महा एपिसोड में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त प्रवीण राज सर आप सभी लोगों को अभी इस समय क्लास 6 की एनसीईआरटी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको 2 क्लासेज आप तक पहुंचा दी हैं। दोस्तों जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आप प्रीवियस लेक्चर को देखिएगा, तभी इस लेक्चर को आप देखिएगा, क्योंकि आप ये समझिए कि प्रीवियस लेक्चर से ही आप ये वाला तीसरा लेक्चर जो है जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस समय जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी के हों, चाहे वो पीसीएस के हों, चाहे वो सीटेट के हों, चाहे यूपी टेट के हों, जितने भी ऑल इंडिया के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, हर जगह यह आपका सहयोग करेगा दोस्तों। क्या आपका एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के महा एपिसोड में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे तंतु से वस्त्र तक। तंतु से कैसे हम वस्त्र तक पहुंचे हैं दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कि तंतु है क्या, ठीक है, तंतु क्या है, हमारे मन में, हमारे जहन में क्वेश्चन तुरंत ही आया होगा कि सर आप तंतु की बात करते हैं तो तंतु क्या है, आप इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों तंतु जो है, तंतु एक प्रकार के रेशे होते हैं। तंतु क्या होता है, तंतु एक प्रकार का रेशे होते हैं जिससे धागे, जिससे तागे या धागे बनाए जाते हैं। तो तंतु क्या होता है, एक प्रकार का रेशा होता है, रेशे होते हैं जिससे हम क्या बनाते हैं, धागे या तागे। कहीं पर धागे बोला जाता है, कहीं पर तागा बोला जाता है। आपको ध्यान में दिलाना, आपका ध्यान में आकर्षित करवाना चाहूँगा कि धागा और तागा कहाँ पर यूज होता है। जब आप देखते हैं कि दर्जी के यहाँ कपड़े की बुनाई होती है, कपड़े की सिलाई होती है, या स्पोर्ट कंपनियों में सिलाई या कढ़ाई होती है, तो वहाँ पर धागे का उपयोग होता है। वही धागे की बात यहाँ पर की जा रही है दोस्तों। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि तंतु है क्या। तो तंतु एक प्रकार का रेशे होते हैं जिससे धागे या तागे बनाए जाते हैं। आइए जानते हैं कि धागे, तंतु कितने प्रकार के होते हैं। तो तंतु 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला है प्राकृतिक तंतु। आइए जानते हैं कि प्राकृतिक तंतु है क्या। दोस्तों जो तंतु पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जो तंतु पादपों यानी कि पेड़ पौधों से या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक तंतु बोलते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे कि कपास क्या है, प्राकृतिक यानी पादप रूप से हमें तंतु प्राप्त होंगे। और रुई हो गया, जूट हो गया, रेशम हो गया, ऊन हो गया, इत्यादि जो है, ये सारी चीजें क्या हैं, प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु। तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो तंतु होते हैं वो रेशम तथा ऊन आदि आते हैं। रेशम आता है और ऊन आता है दोस्तों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं कि पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु। पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु कौन कौन से हैं, रुई, कपास, जूट और पटसन। रुई, कपास, जूट, पटसन आदि जो है, यह पादप से प्राप्त होने वाले तंतु हैं। तो मैंने आपको बताया तंतु क्या होता है, तंतु के प्रकार क्या होते हैं, जिसमें मैंने आपको प्राकृतिक तंतु के बारे में बताया। और प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत क्या चीज़ें आएंगे, और उसमें भी प्राकृतिक में मैंने आपको पादप के आधार पर बताया, फिर मैंने आपको जंतु के आधार पर बताया दोस्तों। आइए अब बात करते हैं संश्लेषित तंतु के बारे में दोस्तों। तो संश्लेषित तंतु के बारे में यदि हम बात करें तो रासायनिक पदार्थों से बनाए गए तंतुओं को ही हम संश्लेषित तंतु कहते हैं। तो रासायनिक पदार्थों से बनाए गए तंतुओं को दोस्तों संश्लेषित तंतु कहते हैं। जैसे यदि हम बात करें पॉलिस्टर जो है रासायनिक पदार्थों से बनाया गया तंतु है। नायलॉन जो है रासायनिक पदार्थों से बनाया गया तंतु है। और उसके बाद एक्रिलिक और रेयान भी इसी में शामिल हो जाते हैं दोस्तों। आइए अब बात करते हैं वस्त्र क्या होता है और वस्त्र से क्या बनाए जाते हैं, और वस्त्र के बारे में आइए हम जानते हैं। कहा जाता है कि वस्त्र जो है
वस्त्र तागे या धागे से बने हुए वस्तु होते हैं। तो दोस्तों वस्त्र के बारे में तो आप सभी लोगों को बेहतर से ही पता होगा, ठीक है, क्योंकि हम वस्त्र ही पहनते हैं। और लेकिन हमें ये पता पहली बार कुछ लोगों को पता चल पा रहा होगा कि वस्त्र बनाने के लिए तंतुओं का धागों में परिवर्तित किया जाता है, फिर उसके पश्चात क्या होता है, वस्त्र बनाए जाते हैं। तो कहा गया है कि जो वस्त्र होता है, वस्त्र बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तंतुओं को हम क्या करते हैं, यानी कि रेशे को हम क्या करते हैं, तागों में परिवर्तित करते हैं, फिर उसके बाद ही हम वस्त्र का निर्माण करते हैं। दोस्तों आइए बात करते हैं पादप तंतु क्या होता है। अभी हमने पादप तंतु का एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया था, लेकिन रुई क्या होती है और रुई कैसे प्राप्त होती है इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था दोस्तों। तो आइए बात करते हैं रुई के बारे में। रुई क्या होती है दोस्तों, रुई क्या है, एक प्राकृतिक तंतु है। रुई क्या है, एक प्राकृतिक तंतु है जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है। जो हमें पौधों से प्राप्त होता है वह क्या होता है, एक प्राकृतिक तंतु होता है, उसे क्या बोला जाता है, रुई बोला जाता है। इससे हम क्या करते हैं, तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई जाती हैं। आप कल्पना कीजिए, आप अगर जब हमारे यहाँ लाइटें नहीं हुआ करती थी तो हम लैंप का यूज करते थे, हम तेल यानी चिमनियों की बात करते थे, यानी चिमनियों का इस्तेमाल करते थे, किसके लिए, प्रकाश के लिए। और प्रकाश किस काम में आता था, हमारे एक तरह से घरों को उजाला करता था। और इतना ही नहीं, हम लोग क्या करते थे, पढ़ते भी थे दोस्तों। तो उसमें जो यंत्र लगाया जाता, जो उसमें बत्तियां लगाई जाती हैं दोस्तों, तो उसमें वह रुई के बना हुए, रुई से बने हुए बत्तियां होती थी, रुई के बने हुए बत्तियां होती थी दोस्तों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं कपास की प्राप्ति की बात कर लेते हैं कि कपास की प्राप्ति कहाँ होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि कपास के बारे में थोड़ा से मैंने चर्चा की थी, लेकिन आइए जानते हैं यहाँ पर हम विस्तार से कपास के बारे में दोस्तों। तो कपास की रुई कपास के फल से प्राप्त हो जाता है। कपास की जो रुई होती है कपास के फल से प्राप्त होता है। कुछ लोगों को पहली बार पता चल पा रहा होगा कि कपास आखिर कहाँ से प्राप्त होता है। तो दोस्तों आप इसको देखिए, आज की बात नहीं है, ये प्राचीन काल से ही कपास का बहुत ज़्यादा एक तरह से आयात निर्यात किया जाता था दोस्तों, ठीक है, बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता था। कपास की रुई से, रुई के कपास सॉरी रुई की सॉरी कपास की रुई कपास के फल से प्राप्त किया जाता है। और कपास के फल के परिपक्व होने के बाद कपास बालों से कपास हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है दोस्तों। तो कपास के जब जो फल होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कपास के बालों से कपास हस्त द्वारा हम क्या कर देते हैं, उसको निकाल लेते हैं, यानी कि चयन कर लेते हैं, तब हमें क्या प्राप्त हो जाता है, कपास प्राप्त हो जाता है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कपास ओटना क्या है। कपास ओटना की बात करें तो कपास के रुई से कपास के बीजों का कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है। कपास की रुई से जो होता है, कपास के जो बीज होते हैं, कपास के बीज को कंकतन द्वारा एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। पहले जो होता था पारंपरिक ढंग से, देखो पारंपरिक मतलब क्या होता है, जो चीज़ें आधुनिक है, जो चीज़ें अभी आधुनिक में हो रहा है, आगे चलकर यह क्या हो जाएगा, पारंपरिक हो जाएगा, पारस्परिक हो जाएगा वो, ठीक है, यानी कि पुरानी चीज़ें और नई चीज़ें तक भी अभी चला आ रहा है, ठीक है। तो पहली चीज़ें पहले क्या होता है, पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी, और आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। आजकल कपास निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, मशीनों का प्रयोग किया जाता है। पहले हम किसका प्रयोग करते थे, हाथों से कपास को निकालते थे, यानी कि अलग करते थे फल से। नेक्स्ट आइए बात करते हैं दोस्तों, जूट क्या होता है। जूट को एक और नाम से जानते हैं, पटसन भी कहा जाता है। तो दोस्तों पटसन जो होता है, पटसन तंतु को पटसन के तंतु से ही प्राप्त किया जाता है। जूट तंतु को पटसन के तंतु, यानी कि पटसन तंतु को पटसन के तंतु से ही प्राप्त किया। तंतु मतलब रेशे, मैंने आपको बता दिया है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो पटसन तंतु को पटसन के तंतु से ही प्राप्त किया जाता। देखो दोस्तों, आपको तकनीकी भाषा में भी ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। तो इसलिए मैं तकनीकी भाषा का प्रयोग करता हूँ, और जब शुरुआत होता है चैप्टर में तभी मैं उस चीज़ें के बारे में बता देता हूँ जो आपकी कठिन वर्ड हैं। उसके बाद आप देखिए कि हर बार मैं उसी तकनीकी शब्दों का प्रयोग करता हूँ जो हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। तो कहा जा रहा है इसकी खेती वर्षा ऋतु में प्राप्त की जाती है। जूट की जो खेती होती है वर्षा ऋतु में प्राप्त की जाती है। इसे भारत के प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर असम में उगाया जाता है। तो जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में प्राप्त किया जाता है, और इसे पुष्पन अवस्था में ही काटते हैं। जब यह पुष्प की अवस्था में पहुंचता है तभी ही हम जूट को क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं फसल के कटाई के पश्चात इसके तनों को क्या किया जाता है, कुछ दिनों में जल में डुबो कर रखते हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा, आप कल्पना कीजिए अगर आपका गांव, अगर आपका जो जीवन है सामान्य गुजरा होगा यानी गांव से संबंधित होगा, तो कहीं ना कहीं आपने देखा जरूर होगा कि जूट को क्या करते हैं, काटने के पश्चात उसको कुछ दिनों में पानी में यानी कि जल में डुबो कर रखते हैं, जिससे कि क्या होता है, इसके तने गल जाते हैं। अब देखो कारण क्या रहा इसको पानी में डुबाने का, पानी में इसको डुबाने का कारण ये होता है दोस्तों कि यह तने में गल जाता है। और इतना ही नहीं, तंतुओं को तने से आसानी से क्या कर लेते हैं, हम अलग कर लेते हैं। तंतुओं यानी कि रेशे को क्या करते हैं, आसानी से तने से अलग कर लेते हैं, तना को अलग फेंक देते हैं, और रेशा जो हमारे लिए, जो तंतु हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट आइए बात करते हैं इसी में वस्त्र बनाने के लिए तंतुओं को धागों में हम परिवर्तित करते हैं। तंतुओं को किस में परिवर्तित करते हैं, उसके पश्चात धागों में परिवर्तित करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, तीसरे चरण में आते हैं, वस्त्र बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ें ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर तंतु से क्वेश्चन आ जाता है तो पहली चीज़ें आपको ध्यान रखना है, पुष्पन की अवस्था में हम इसको काट लेते हैं, कुछ दिनों तक हम इसको जल में डुबा कर रखते हैं, जिससे कि इसके तने गल जाते हैं। इसके तने को हम अलग कर देते हैं और रेशे को अलग निकाल देते हैं, और जो रेशा मिलता है उसको हम धागों में परिवर्तित कर देते हैं, और उसके पश्चात हम क्या करते हैं, वस्त्र बनाते हैं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं कताई क्या होती है। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को ही कताई कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को आज पहली बार पता चल पा रहा होगा कि आखिर कताई होती क्या है दोस्तों। कई बार आपने पढ़ा होगा, कई बार हमारे सामने आया होगा, लेकिन हम समझ नहीं पाए होंगे। लेकिन आज आपको क्लियर हो गया होगा कि रेशों से जब धागा बनाने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम कताई नाम देते हैं। तो कताई क्या होता है, रेशों से धागे बनाने की प्रक्रिया को ही कताई कहते हैं दोस्तों। आइए जानते हैं कि कताई की प्रक्रिया होती कैसे है दोस्तों। तो दोस्तों इस समय आप देख रहे हैं कि आप एनसीईआरटी की जो हमारी क्लास है उसमें कताई की प्रक्रिया के बारे में हम जान रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जो लोग भी इस समय चैनल को देख रहे हैं, आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, फिर हम आगे की बात आगे की बात पढ़ते हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं कताई की प्रक्रिया क्या होती है। तो इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज गुच्छे से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं दोस्तों। तो क्या कहा जा रहा है, आप कल्पना कीजिए कि इस प्रक्रिया में क्या होता है, रुई के एक पुंज यानी कि एक गुच्छे से क्या किया जाता है, रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। अभी तो मैं एक तरह से वीडियो में आपको नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, फिर भी आप कल्पना कर लीजिएगा दोस्तों। तो ऐसा करने से क्या हो जाता है, रेशे जो होते हैं पास में आ जाते हैं। जब हम इसको ऐंठते हैं, जो गुच्छा होता है उसको हम क्या करते हैं, रेशों को ऐंठते हैं, खींच कर ऐंठते हैं दोस्तों। फिर क्या हो जाता है, यह रेशे जो होता है बिल्कुल नज़दीक आ जाता है, और इतना नज़दीक आ जाता है कि वह धागा बन जाता है दोस्तों। इतना नज़दीक आ जाता है कि वह धागा बन जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा
कि कताई की प्रक्रिया क्या होती है। कताई की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, एक गुच्छे लेते हैं और उसके रेशे को हम इतना ऐंठते हैं कि खींचकर इतना ऐंठते हैं कि वह इतना नज़दीक आ जाता है कि वह धागे के रूप में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। तो आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा कताई क्या होता है और कताई क्या होता है और कताई की प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों इस समय आप देख रहे हैं आयुष आईएएस एकेडमी के बारे में। आयुष आईएएस एकेडमी में मैं आपका दोस्त प्रवीण सर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि तकली क्या होती है। आप सभी लोग कल्पना कीजिए कि जब आप क्लास 1 और 2 में रहेंगे, 1995 वाले 90s वाले, उनको ता से तकली ही पढ़ाया जाता था दोस्तों। आज जो है ता से कुछ और हो गया होगा, लेकिन आप ये समझिए कि पहले जो होता था, पहले हमें कैसे पढ़ाया जाता था, ता से तकली ही पढ़ाया जाता था और था से थन पढ़ाया जाता था दोस्तों। तो आइए जानते हैं तकली से कैसे कताई के लिए हमारे लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों तकली का पहले हम प्रयोग करते हैं, जो आज हम मशीनों का उपयोग करते हैं, पहले हम कताई के लिए क्या करते थे, तकली का उपयोग करते थे, जो हस्त के माध्यम से होता था। तो दोस्तों हाथ से चलाई जाने वाली एक अन्य प्रचलित युक्ति जो कताई में उपयोग किया जाता है, उससे हम चरखा भी कहते हैं। तो दोस्तों इस समय आपको तुरंत दिमाग में आ गया होगा गांधी जी के बारे में, आपके माइंड में तुरंत ध्यान आ गया होगा कि गांधी जी वाकई में इसी तरह। अब आपको पूरा विजन क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि एक तरह से गांधी जी क्या करते थे, चरखे का उपयोग करते थे और कताई करते थे, फिर उसका वस्त्र बनाते थे दोस्तों, खादी वस्त्र बनाते थे। तो दोस्तों इस समय आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मुझे आशा है। उसके बाद बड़े पैमाने पर कताई का कार्य मशीनों की सहायता से किया जाता। आज जो वर्तमान का परिदृश्य की बात करें दोस्तों, तो बड़े पैमाने पर कताई का कार्य मशीनों की सहायता से किया जाता है। पहले चरखों के माध्यम से, तकलियों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से हम करते थे, लेकिन आज जो हमारा बड़े स्तर पर तैयार काम करते हैं वह मशीनों की सहायता से करते हैं दोस्तों। तो कताई के पश्चात हम क्या करते हैं, धागे का उपयोग करते हैं और वही धागा क्या करता है, हमारे वस्त्र बनाने में सहायता प्रदान करता है। क्योंकि बिना धागा के हम वस्त्र नहीं बना सकते हैं दोस्तों। आपको अब बहुत भली भांति समझ में आ रहा होगा। आइए जानते हैं कि धागे से वस्त्र बनाने की कई ऐसी विधियां हैं, उनमें सबसे पहली विधि है बुनाई दोस्तों। तो दोस्तों इस समय आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी के महा एपिसोड जो आपका चल रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि तंतु से वस्त्र बनाने तक हमारा सफर दोस्तों। तो धागे से वस्त्र बनाने की कई ऐसी विधियां हैं। तो पहली विधि है वो बुनाई। तो धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, बुनाई कहा जाता है। तो बुनाई किसे कहा जाता है, तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करते हैं दोस्तों। तागों के क्या करते हैं, दो सेट लेते हैं और उसको आपस में व्यवस्थित कर लेते हैं, फिर वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया चलती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, बुनाई कहते हैं। अब बुनाई के लिए करघों का उपयोग किया जाता है। करघे कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो 2 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे हस्त प्रचलित की यहाँ बात क्यों की जा रही है दोस्तों, कि पहले हम बुनाई हाथों से करते थे और विद्युत प्रचलित होता है जो आज वर्तमान के परिदृश्य में हम क्या करते हैं, विद्युत के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बुनाई करते हैं दोस्तों। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि बुनाई के माध्यम से हम बुनाई कैसे करते हैं। सबसे पहले धागों के 2 सेट लेते हैं, उनको आपस में व्यवस्थित क्रम में लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया हो जाती है उसी प्रक्रिया को हम बुनाई नाम देते हैं दोस्तों। तो बुनाई के लिए करघों का 2 उपयोग किया जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया हस्त प्रचलित जो हाथों के द्वारा बुनाई की जाती है, और विद्युत प्रचलित यानी विद्युत के माध्यम से जो मशीनें प्रयोग करते हैं, मशीनों द्वारा काम किया जाता है, उसे बोला जाता है
विद्युत प्रचलित। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों आइए बात करते हैं, इसमें थोड़ी सी और बचा हुआ और आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो दोस्तों बंधाई क्या होती है? बंधाई वह प्रक्रिया होती है, बंधाई वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी एकल धागे का उपयोग, किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े बनाने में किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? बंधाई कहते हैं। तो बंधाई क्या होती है दोस्तों? बंधाई एक प्रक्रिया होती है। आपसे अगर कोई पूछे कि दोस्तों बंधाई क्या होती है, तो बंधाई एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी एकल धागे का उपयोग करके एक वस्त्र के टुकड़े को बना लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बंधाई कहते हैं। दोस्तों तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समापन करते हैं। यदि आप सभी लोगों का पूरा टॉपिक क्लियर हो रहा है तो आप लोग अपना कमेंट में ज़रूर राय व्यक्त करें, कि आपके राय का हम ज़रूर इंतज़ार करते रहेंगे। तो दोस्तों आज बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग इंतज़ार करिए, कल हम फिर इसी समय मिलेंगे दोस्तों।